हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा। लाइक नहीं किया है तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेसन 15। 1 to 14 चैप्टर आपने मिस किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इवन प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, 1 by 1 चैप्टर वाइज है। आज डिस्कस करने वाली हूँ बंगाल स्कूल के कलाकार, आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल। ईवी हेवल का क्या रोल था बंगाल स्कूल में, उसके बारे में। अगर आपने लास्ट क्लास अटेम्प्ट किया है तो लास्ट क्लास में मद्रास कला विद्यालय, लाइक जितने भी भारत के कला विद्यालय हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ईवी हेवल बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ईवी हेवल का फुल नेम था अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हेवल। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हेवल का जन्म 1861 में इंग्लैंड में हुआ था। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हेवल एक प्रभावशाली अंग्रेजी कला शासक तथा कला इतिहासकार, भारतीय कला वास्तुकला से संबंधित पुस्तकों के लेखक तथा कला समीक्षक थे। दैट मीन्स राइटर एंड आर्ट क्रिटिक। ईवी हेवल 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय में अधीक्षक पद पर रहे थे। 1896 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अधीक्षक थे। देखिए 1884 टू 92 तक कहाँ थे, मद्रास कला विद्यालय। उसके बाद 96 में नियुक्त हो गए थे कोलकाता कला विद्यालय में। यहाँ पर हेवल ने 1905 तक अपनी सेवाएं प्रदान की। हेवल का विचार था कि यूरोपीय कला तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, पर भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर तथा अपार है। दैट मीन्स ईवी हेवल तो फॉरेन से बिलोंग करते हैं। इनका कहना ये था कि इंडिया ऑन क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, अगर आप चाहो तो इंडिया को ही अपने अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, यहाँ की एटमॉस्फेयर। ठीक है, किसने कहा, अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हेवल ने कहा। इन्हें पुनर्जागृति का पिता भी कहा जाता है। ईवी हेवल रवींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर भारतीय प्रतिमान पर आधारित कला व कला शिक्षा को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किए। हेवल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बंगाल स्कूल की नींव पड़ी। हेवल के चित्रों की अपेक्षा समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा कुष्ठाओं पर आधारित करते कार्टून अधिक प्रभावोत्पादक रहे। चित्रों की अपेक्षा ईवी हेवल को कार्टून अवश्य ही मौलिक और प्रभाववादी है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग। इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग में ईवी हेवल का संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है और यहाँ उनकी प्रतिनिधि पुस्तक रही थी। ईवी हेवल एक कुशल चित्रकार और तीक्ष्ण बुद्धि के भारतीय परंपरावादी कला समीक्षक, दैट मीन्स आर्ट क्रिटिक थे। 1908 में ईवी हेवल ने भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला नामक ग्रंथ प्रकाशित किए। इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग और भारतीय मूर्तिकला एंड चित्रकला ईवी हेवल की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइन। कुछ समय बाद उनका दूसरा ग्रंथ भारतीय कला के आदर्श प्रकाशित हुए। भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार नामक निबंधों का संग्रह 1912 ईस्वी में विभिन्न पत्रों से प्रकाशित हुआ। पवित्र नगर बनारस बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र नगर बनारस, इवन भारत में आर्यों का शासन नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना ईवी हेवल ने की, जिनका प्रकाशन इन्होंने 1905 से 1918 के टाइम ड्यूरेशन में किए। ईवी हेवल की प्रमुख पुस्तकों में भारतीय कला के आदर्श, भारतीय कला में हिमालय, भारत एक पावन नगरी, भारतीय स्कल्प्टर एंड पेंटिंग आदि प्रमुख है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है, बंगाल स्कूल के फाउंडर कहे जाते हैं आर्टिस्ट रवींद्रनाथ टैगोर।
ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल, बंगाल कला विद्यालय के जन्मदाता। बंगाल कला विद्यालय का टाइम था, कला विद्यालय कह रहे बंगाल स्कूल 1895 टू 1920, ये एग्जैक्ट टाइम था बंगाल स्कूल का। बंगाल स्कूल का टाइम क्या था? 1895 टू 1920। इवन अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे टीचर बने थे 1905 से लेकर 1915 तक, और इन्होंने बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे। ये जो आपको फ्रंट में पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग का नेम है भारत माता। भारत माता, भारत माता पेंटिंग वॉश टेक्निक में बनाई गई है। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रिप्शन इनका देख लेते हैं। भारत माता विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम। आधुनिक भारतीय चित्रकला आंदोलन के प्रथम वैतालिक अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर का जन्म जोड़ासांको पश्चिम बंगाल 1871 जन्माष्टमी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ? जन्माष्टमी के दिन 1871। प्रारंभ में अवनींद्रनाथ टैगोर राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। स्टार्टिंग में अवनींद्रनाथ टैगोर राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोपीय कला का प्रशिक्षण इटली के चित्रकार गिलहार्डी से प्राप्त किए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल कलर, वाटर कलर और ऑयल कलर टेक्निक जो सीखे थे अंग्रेज चित्रकार चार्ल्स पामर। सी पामर का फुल फॉर्म है चार्ल्स पामर। ठीक, चार्ल्स पामर बेसिकली इनके जो टीचर थे पेस्टल कलर के, और इन्होंने जो टेक्निक सीखी थी यूरोपियन स्टाइल में गिलहार्डी से। गिलहार्डी, दोनों टीचर आपको याद रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये दोनों नोट कर लीजिए कि इन्होंने पेस्टल कलर चार्ल्स पामर से सीखा और यूरोपीय टेक्निक पेंटिंग गिलहार्डी, इनके टीचर थे अवनींद्रनाथ टैगोर के। आप यूरोपीय कला पद्धति के प्रशंसक होते हुए भी उसे आत्मसात नहीं कर पाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्यकृति चित्रांगदा विद्यापति और चंडीदास के गीतों तथा भारतीय पुराकथाओं को चित्रित किया। अच्छा ये बताइए, जो इनकी चित्रांगदा पेंटिंग है, पुस्तक किसकी थी? चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा पे इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने टोटल कितनी पेंटिंग्स बनाए थे? टोटल 32 पेंटिंग्स बनाए थे। क्लियर? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की मौलिकता से प्रभावित होकर ईवी हैवेल ने 1898 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता का उपाचार्य नियुक्त किए गए। इस समय अभिसार एवं कृष्णलीला पर तैयार की गई चित्र श्रृंखला के साथ आपकी कला का नवीन अध्याय प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रारंभ हुआ 1903 ईस्वी में। आमंत्रित जापानीज चित्रकार ओकाकुरा काकुजा हिशिंदा ताइकोन जापानीज आर्टिस्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर के घर आए थे 1902 या 3 के टाइम ड्यूरेशन में आमंत्रित किया गया था। जब ये आए थे तो इनसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक सीखी। ठीक है, जापानीज वॉश टेक्निक संश्लेषित किए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर कोलकाता कला विद्यालय में 1905 ईस्वी से 1915 तक प्राचार्य पद पर कार्य किए। 1907 ईस्वी में आपने भागिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता और जॉन वुडराफ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1907 में, और इसमें 30 मेंबर्स थे। कहा जाता है कि 25 फॉरेनर 5 इंडियन। किसी बुक में मिलता है 30 फॉरेनर प्लस 5 इंडियन। तो आपको दोनों याद रखना है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देखिए। बहुत फेमस, ये वाली फेमस पेंटिंग है शाहजहां की मृत्यु। पेंटिंग देखिए, शाहजहां की मृत्यु 1903 में बनाए थे, बोर्ड ऑन ऑयल कलर में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम। 1919 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ने कला पत्रिका रूपम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा कलाकारों के लिए विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में। विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में हुई थी, और 1919 में जो पत्रिका है रूपम पत्रिका, ओसी गांगुली इसके लिए फेमस रहे थे।
नेक्स्ट लाइन देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1895 ईस्वी में यूरोप शैली में कार्य किया, किंतु बाद में पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार माना, जिसका प्रभाव 1895 से लेकर 1900 के बीच दिखाई देता है। राधा कृष्ण सीरीज में बने चित्र यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों का समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। ये पेंटिंग किसकी रही थी? राधा कृष्ण श्रृंखला, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है शुक्लाभिसारे। शुक्लाभिसारे पेंटिंग जो रही है, पूछी जाती है कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो भारतीय शैली पर बना प्रथम पेंटिंग है। शुक्लाभिसारे एक ऐसी पेंटिंग है जो भारतीय शैली पर बना प्रथम चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर की। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ टैगोर सिमोन गिल्हार्डी के शिष्य रहे थे। सिमोन गिल्हार्डी से इन्होंने क्या सीखा था? यूरोपीय स्टाइल में पेंटिंग। अवनींद्रनाथ टैगोर ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार माना है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों के चित्रों का अध्ययन कर चित्र श्रृंखला बनाई और बुद्ध चरित, कृष्ण चरित आदि चित्र श्रृंखला तैयार किए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली पेंटिंग, बुद्ध चरित, कृष्ण चरित श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर की है और प्रमुख चित्र रही है बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुजाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये वाली। आकृति अंकन की महत्ता की दृष्टि से कवि ककन कृष्णा मंगल श्रृंखला विशेष उल्लेखनीय है अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 to 1907 1905 से 1907 तक में उमर खयाम, विरही यक्ष और गणेश जन्नी जैसी चित्र श्रृंखलाएं रिप्रेजेंट की हैं। तो आपको पता होना है कि ये वाली जो पेंटिंग है उमर खयाम, विरही यक्षी और गणेश जन्नी 1905 to 1907 की पेंटिंग रही है अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1901 to 1905 1901 से 1905 के दौरान इन्होंने ऐतिहासिक चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन के चित्र निर्मित किए थे। कब किए थे मुगल संयोजन के चित्र निर्मित? 1901 से 1905 के टाइम ड्यूरेशन में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में भारत माता की बहुत फेमस पेंटिंग है। वॉश टेक्निक में कब बनाया था? 1905 ईस्वी में। और प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? तो विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में है। अवनींद्रनाथ टैगोर कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने साहित्यिक, पौराणिक तथा धार्मिक विषयों के साथ अवनींद्रनाथ टैगोर ने दृश्य चित्र, पशु पक्षी के चित्र, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन चित्र संबंधित लैंडस्केप भी बनाए, बर्ड्स की पेंटिंग्स और डेली लाइफ जो फुल फिगर्स थे उसकी भी पेंटिंग्स बनाए। इवन डेली लाइफ के साथ साथ फुल फिगर्स की भी पेंटिंग बनाए थे, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल बेस्ड। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में। 1920 से 1926 के टाइम ड्यूरेशन में अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल रंगों का सशक्त प्रयोग किया और पेस्टल कलर का एजुकेशन किससे लिए थे? चार्ल्स पामर से। चार्ल्स पामर उनके गुरु से, उनसे इन्होंने पेस्टल कलर का इन्वेंशन मतलब एजुकेशन लिए। 1941 में चाचा इनके अंकल थे रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्रलय का चित्रण करने के बाद इन्होंने देखिए लास्ट पेंटिंग बनाई, देन पेंटिंग करना बंद कर दिए थे, तुलिका त्याग दिए थे। तुलिका दैट मीन्स ब्रश के बारे में बात हो रही है, ब्रश। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिस्ट है असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर वॉज अ फेमस आर्टिस्ट एंड ऑल्सो ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। अब जितने भी आर्टिस्ट आप पढ़ेंगे, मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो सारे आर्टिस्ट जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके एग्जाम टाइम में आपको रिविजन करने में बहुत हेल्प होगा। असित कुमार हल्दर बेसिकली फेमस क्यों रहे थे? इन्होंने कहाँ पर टीचिंग कराई है? 1925 to 45 तक लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में टीचर थे और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1911 में हुई है। चलिए देख लेते हैं असित कुमार हल्दर के बारे में। इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है ध्रुव, 1914 में मिथ्स एंड हिंदूज एंड बुद्धिज्म में प्रकाशित हुआ है।
असित कुमार हल्दर का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में टैगोर भवन में। असित कुमार हल्दर काव्य तथा चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुंदर संयोग मिलता है इनको। प्रारंभ में असित कुमार हल्दर की रुचि ग्रामीण पट्टचित्रों की ओर अधिक थी। असित कुमार हल्दर ने शिल्पकला का प्रशिक्षण कोलकाता, प्रवासी लंदन के वास्तुशिल्पी लियोनार्ड जेनसन से एजुकेशन लिया। तो आपको अच्छे से रिमाइंड करना है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो ये नोट्स में लिखिए कि उनके टीचर रहे थे लियोनार्ड जेनसन। लियोनार्ड जेनसन से उन्होंने पेंटिंग का एजुकेशन लिया था। लियोनार्ड जेनसन बिलोंग करते हैं लंदन से और इंडिया में इनके टीचर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। 1911 के टाइम ड्यूरेशन में कला शिक्षण पूर्ण होने पर हल्दर कला भवन शांति निकेतन आ गए। वहां सन 1912 से लेकर 1923 ईस्वी तक प्राचार्य पद पर रहे। 1910 ईस्वी में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में नंदलाल बोस के साथ हल्दर को भी अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां करने का अवसर मिला था। देखिए एक बात क्लियर कर देते हैं यहाँ पे 1910 में इन्होंने लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियां रेडी किए थे। 1914 में कहाँ पे प्रतिलिपियां बनाए थे? बाघ की गुफा, वहां पर जोगीमारा की गुफा में प्रतिलिपियां रेडी किए थे 1914 में। और 1921 ईस्वी में 1921 में नंदलाल बोस के साथ बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां रेडी किए थे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के आदेश पर समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां रेडी की हैं। असित कुमार हल्दर 1921 में नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कर के साथ बाघ गुफा की प्रतिलिपियां रेडी की हैं। असित कुमार हल्दर के द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां लंदन के साउथ केसिंगटन म्यूजियम में सुरक्षित है। ये फिर वहां पे भारतीय विभाग में है। किस भारतीय विभाग में? लंदन के साउथ केसिंगटन म्यूजियम। जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में है। बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां ग्वालियर के गुर्जरी महल संग्रहालय में सुरक्षित है। असित कुमार हल्दर 1923 में कला के विशेष अध्ययन हेतु इंग्लैंड, फ्रांस व इटली भी गए थे एजुकेशन लेने। 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रधान शिक्षक बने थे। उसके बाद 1925 में असित कुमार हल्दर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य पद पर भेजे गए, जहां पर 1945 तक एज ए टीचिंग कराई इन्होंने, एज ए टीचिंग इनरोल रहे थे। उसके बाद 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के कलाकार सदस्य निर्वाचित हुए। 1945 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 1964 में आपका निधन लखनऊ में हो गया था। इनकी डेथ लखनऊ में ही हो गई थी। असित कुमार हल्दर ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए, 30 पेंटिंग्स बनाए थे। किसमें? हिस्टोरिकल स्टोरीज को कैप्चर किए थे, ऐतिहासिक घटनाओं को। असित कुमार हल्दर ने कॉस्मिक पेंटिंग पर भी चित्र बनाए थे। कॉस्मिक पेंटिंग के चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी ध्यान दिया जाता है। दैट मीन्स जो कॉस्मिक पेंटिंग होती है उसमें एक्सप्रेशन के साथ साथ डेकोरेटिव फॉर्म का भी यूज किया जाता है। असित कुमार हल्दर ने लकड़ी माध्यम पर, मतलब उन्होंने लकड़ी माध्यम पर कौन सी लाख टेक्निक का इन्वेशन किए थे ना, लाख टेक्निक के लिए जाने जाते हैं। ये होता क्या है, जिसे लेटिस्क टेक्निक कहते हैं। बेसिकली लकड़ी माध्यम पर भी कार्य किया, इस शैली को लेसी टेक्निक कहते हैं। असित कुमार हल्दर के कलात्मक आलेखन वाले चित्र अकबर एवं निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति आदि। कवि हृदय से बनाए चित्रों में ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू आदि चित्रित है। इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी, ठीक है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। असित कुमार हल्दर की चित्रकला
की जो शैली थी वो गीतात्मक शैली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि किस आर्टिस्ट हैं, कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी शैली गीतात्मक शैली थी। आर्टिस्ट असित कुमार हल्दर की, क्योंकि उसमें काव्य एवं कला के समन्वय पाया जाता है। असित कुमार हल्दर ने अपने जीवन काल में लगभग 40 बुक्स 40 पुस्तक की रचना किए थे। आपको याद रखना है कितनी पुस्तक की रचना किए थे, 40 पुस्तक। किसने? असित कुमार हल्दर ने। इनकी बहुत फेमस बुक है इंडियन कल्चर एट ए ग्लास, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा। अच्छा, ललित कला की धारा में क्या मेंशन किया होता है? तो आपको बाघ की गुफा के बारे में पता है, जिसकी खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किए थे। टोटल 9 गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ की जो गुफा नंबर 4 है, पहले नंबर गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, ऐसे सीक्वेंस है। तो जो चौथे नंबर की गुफा है उसको कहते हैं रंग महल। तो रंग महल का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? असित कुमार हल्दर की ललित कला की धारा में रंग महल का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। असित कुमार हल्दर की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्रों की शैली में अंकित है। हल्दर ने लकड़ी, रेशम तथा अन्य माध्यमों पर भी इन्होंने अनेक पेंटिंग्स बनाए। असित कुमार हल्दर ने जल रंग, टेम्परा, तैल रंगों में भी कार्य किया। असित कुमार हल्दर की कला का प्रधान गुण सुकुमारता और मधुरता है। हल्दर ने काष्ठ पर लाख वार्निश करके टेम्परा विधि चित्रण की एक विशेष टेक्निक विकसित की, जिसे लैस्टिक टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के लिए असित कुमार हल्दर बहुत फेमस रहे थे। ठीक है, लैसिड पूछा जाता है कि लैसिड टेक्निक में किसने काम किया? असित कुमार हल्दर ने। फेमस पेंटिंग है वुमेन एंड ट्री, स्विंग्स एंड सॉन्ग्स, ब्लैक प्रिंसेस, द प्रमोशन, मैडन इन लव, कच्छ देवयानी, ए मिस्ट्री, राज राजा, लोटस, द फ्लैम मोज़ेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है द फ्लैम म्यूजिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं संगीत का लव। संगीत का लव, ये पेंटिंग आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। और ये पेंटिंग किसकी रही थी? तो असित कुमार हल्दर की। सो फाइनली असित कुमार हल्दर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आर्टिस्ट है आर्टिस्ट छितिननाथ मजूमदार। अवनीनाथ टैगोर की स्टूडेंट है। छितिननाथ मजूमदार बेसिकली फेमस क्यों रहे थे? तो इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार, भावों का सम्राट कहा जाता है, और इनको शिशिर कुमार घोष ने कहा था। पूछा जाता है कि किसने इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार ने। ठीक है, चलिए इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फेमस पेंटिंग है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। ये वाली पेंटिंग है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, वॉश टेक्निक में बनाए थे पेपर पर। बेसिकली वॉश टेक्निक के लिए फेमस थे। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में एग्जिबिट है। और छितिननाथ मजूमदार बेसिकली ये टीचर अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। और ये टीचर कहाँ बने थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। चलिए इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। छितिननाथ मजूमदार का जन्म 1891 ईस्वी में पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। छितिननाथ मजूमदार कला शिक्षा कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनीनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर कंप्लीट किए थे। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात छितिननाथ मजूमदार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में अध्यापक बने थे। और कितने साल पूरे यहाँ पे 18 ईयर टीचर रहे थे, 18 साल तक। छितिननाथ मजूमदार इसके पश्चात स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में चित्रकला व्याख्याता पद पर कार्य करते रहे। फाइनली 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलदीप अमरनाथ झा ने इनको सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना किए थे। 1964 में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। कब आए थे? 1942 में। जया अप्पा स्वामी के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है कि किसने छितिननाथ मजूमदार को कहा है कि उनके जो रंग और रेखाएं हैं मध्यकालीन कवियों के भास दिखाई देता है? इन्होंने ही कहा था। जया अप्पा स्वामी के अकॉर्डिंग छितिननाथ मजूमदार के रंगों व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है।
छितेंद्रनाथ मजूमदार की आकृति प्रधान चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अधिक प्रयोग है। छितेंद्रनाथ मजूमदार का प्रिय विषय, प्रिय सब्जेक्ट जो था इनका, धार्मिक, माइथोलॉजिकल एंड पौराणिक, ठीक है, आख्यात था, जिसमें रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण प्रमुख है। छितेंद्रनाथ मजूमदार कट्टर वैष्णव थे। आप बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार की विशिष्ट शैली कौन सी थी? श्री चैतन्य श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कलर्स कैसे यूज किया है इन्होंने, तो कलर्स जो हैं ग्रीन कलर, येलो, पर्पल, लाइक हरा, पीला, बैगनी तथा लाइट कलर का यूज करते थे। हल्के तरल फैलाव चित्रों को रहस्यात्मक व सहज आकर्षक देते थे। छितेंद्रनाथ मजूमदार वॉश रेखांकन, वॉश टेक्निक में पद्धति व जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले कदाचित पहले भारतीय चित्रकार थे। छितेंद्रनाथ मजूमदार का प्रिय रंग जो हल्का रंग रहा था, हरा, लाल व गेरुआ रंग था। प्रमुख चित्र है बालक ध्रुव की तपस्या, डेथ ऑफ साधु हरिदास, विंटेज इंडिया, संत हरिदास, उर्वशी, मनसा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पालित मृग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। ये दोनों पेंटिंग्स तो आप कभी नहीं भूलिएगा, बालक ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। संत हरिदास अंतिम अवस्था में, वो भी इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे भी अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट है। ये राजस्थान कला विद्यालय में टीचर रहे थे। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है विरही यक्षी। ये विरही यक्षी मेघदूत श्रृंखला वॉश टेक्निक में बनाए थे। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी, इलाहाबाद से ही। 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में जन्म हुआ। शैलेंद्रनाथ डे की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता, भारत कला भवन वाराणसी तथा पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स से शिक्षा लिए थे। शैलेंद्रनाथ डे चित्रों पर विशेषतः संयोजन की दृष्टि से अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रभाव था। जिनके कॉम्पोजिशन में अवनींद्रनाथ टैगोर का इन्फ्लुएंशियल रिफ्लेक्शन था, जिस बिकॉज स्टूडेंट किसके रहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो टीचर और स्टूडेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ जाता है। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद से प्राप्त किए। 1924 में राजस्थान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उपाचार्य के पद पर कार्य किया इन्होंने। यहाँ पर रहते हुए आपने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया। कहाँ पर व्यापक प्रचार किए थे? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट राजस्थान में 1924 में यहाँ पे एज ए टीचर इनरोल्ड हो गए थे। शैलेंद्रनाथ डे ने जयपुर में रहते हुए अनेक सुंदर चित्रों का रचना किए, चित्रकला के प्रति विशेष जन चेतना जागृत की। भारतीय चित्रकला की टेक्निक जन जन तक पहुंचने की दृष्टि से और विशेषकर चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए आपने भारतीय चित्रकला पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पूछी गई एग्जाम में काफी बार कि भारतीय चित्रकला पद्धति किसकी रही थी? शैलेंद्रनाथ डे की। शैलेंद्रनाथ डे ठाकुर शैली के कुशल कलाकार थे। शैलेंद्रनाथ डे चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु मानते हैं। शैलेंद्रनाथ डे के चित्रों में रंग या रेखाएं अधिक सूक्ष्म व गहन होकर प्रफुष्टित हैं। शैलेंद्रनाथ डे की कला शैली परंपरागत भारतीय शैली से प्रभावित एवं अलंकरण प्रधान थी। शैलेंद्रनाथ डे की जो पेंटिंग रही थी वो है कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गरुड़ासीन, अष्टभुजी विष्णु, यशोदा व कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्ष पत्नी वनवासी यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, ये बिल्कुल अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
शैलेंद्र डे की वॉश पद्धति जो थी, वॉश टेक्निक में इन्होंने मेघदूत श्रृंखला, अच्छा इन्होंने मेघदूत श्रृंखला किसके कहने पर बनाए थे बताएंगे आप? कमेंट कीजिए। शैलेंद्र डे ने अपनी जो मेघदूत श्रृंखला बनाई राय कृष्णदास के कहने पर, राय कृष्णदास के कहने पर इन्होंने मेघदूत श्रृंखला बनाए, क्योंकि कनेक्शन राय कृष्णदास का कहाँ से था? वाराणसी से था। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी जो 1920 में स्थापना हुई है, 1920 में राय कृष्णदास उसके संस्थापक कहे जाते हैं। मेघदूत श्रृंखला शैलेंद्र डे ने राय कृष्णदास के कहने पर रेडी किए। नैसर्गिकता, सरलीकृत दृश्य चित्र, विशिष्ट शैली, पृष्ठभूमि के सपाट रंग दृष्टिगोचर होते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा ही वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है सीता कल्याण, के वेंकटप्पा की। बंगाल का मैसूर कहा जाता है, अगर पूछा जाए कि बंगाल का मैसूर किसे कहा जाता है? बंगाल का मैसूर, मैसूर कह रही हूँ सॉरी, मंसूर, मंसूर। बंगाल का मंसूर कहा जाता है के वेंकटप्पा को। इन्होंने भी बर्ड्स वगैरह की बहुत पेंटिंग्स बनाए थे। ये वाली जो फेमस पेंटिंग है सीता कल्याण, सीता कल्याण कब बनाए थे? 1912, 1912 में वाटर कलर में बनाए थे। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बैंगलोर में है, और ये भी आपको पता रखना है कि वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ है? बैंगलोर में। के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर के दरबारी चित्रकार परिवार में हुआ था, जो स्वर्ण पत्र पर अलंकरण कार्य करते थे। किस पर कार्य करते थे? स्वर्ण पत्र पर अलंकार कार्य करते थे। के वेंकटप्पा अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रारंभिक शिष्यों में से एक रहे थे। वेंकटप्पा की प्रारंभिक कला शिक्षा हेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर तथा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई से हुई थी। उच्च अध्ययन के लिए मैसूर महाराज ने के वेंकटप्पा को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता भेजा। कोलकाता में के वेंकटप्पा ने अवनींद्रनाथ टैगोर व पर्सी ब्राउन के निर्देशक में रहकर चित्रण, रेखांकन, शिल्पकला एवं संगीत कला का गहन अध्ययन किए थे। के वेंकटप्पा ने लघु चित्र टेक्निक को अपनाया, जो राजपूत शैली व मुगल शैली से प्रभावित रही। के वेंकटप्पा का रंग विधान मधुर और चटकीला, मतलब प्यारा सा कलर यूज करते थे, ब्राइट कलर यूज करते थे अपनी पेंटिंग्स में। उस पर मुगल तथा राजस्थानी शैलियों का प्रभाव था। उनके जो कलर्स थे मुगल और राजस्थानी वाले कलर्स यूज करते थे, ब्राइट और प्यारे से। रेखाएं कैसी थी? रेखाएं बारीक थी। रेखाएं किसकी पहचान रही थी? ईरानी शैली की, है ना? ईरानी शैली की पहचान थी, तो इन्होंने रेखाएं बारीक, सशक्त हैं तथा आकृतियों में गठनशीलता का आभास भी रहा था। के वेंकटप्पा ने प्रारंभ में वॉश टेक्निक में काम किया, स्टार्टिंग में वॉश टेक्निक में काम किए, किंतु शीघ्र ही निजी शैली व टेक्निक का विकास किए। 1910 में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार किए थे लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। के वेंकटप्पा शिल्पकला में निपुण थे। इस दृष्टि से के वेंकटप्पा के द्वारा मणि अंग बाय वीना शोषन्ना तथा कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के आवक्ष शिल्प प्रसिद्ध हैं। के वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्र में अवनींद्रनाथ ठाकुर जो इनके टीचर थे, और रामास्वामी मुदलियर तथा महाराजा मैसूर आदि के व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाए। संरक्षक मैसूर महाराजा कृष्णराजा वोडियार चतुर्थ की मृत्युपरांत के वेंकटप्पा मैसूर छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। देन 1965 में वेंकटप्पा की डेथ हो जाती है। उसके बाद कर्नाटक सरकार उनके चित्रों का संग्रह हेतु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी 1965 में स्थापित करते हैं बेंगलोर में। के वेंकटप्पा के चित्रों की विषय जो रही थी, विषय वस्तु सीमित थी, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा दृश्य चित्र प्रमुख थे। के वेंकटप्पा के प्रमुख चित्र हैं प्रताप सिंह
राम सीता व स्वर्ण मृग, शंकराचार्य, महाशिवरात्रि, बुद्ध व शिष्य, टीपू सुल्तान, अर्धनारीश्वर, भिक्षा मांगते बुद्ध, राम द्वारा हनुमान को मुद्रा अर्पण, ऊटी के विभिन्न ऋतुओं के दृश्य चित्र बनाए थे, वीणा की मतवाली, कोडाइकनाल के दृश्य चित्र भी बनाए थे के वेंकटप्पा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। आर्टिस्ट अब्दुल रहमान चुगताई बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे थे, इवन अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट, और इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। इनका डिस्क्रिप्शन देखिए। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। मुगल वंश में आपके वंशज भवन शिल्पी थे। इन्होंने अपना प्रारंभिक जो एजुकेशन लिए थे मीर बख्श से लिए थे। मीर बाकस या मीर बख्श लिखा हुआ होता है कहीं पर। इनकी प्रारंभिक एजुकेशन मीर बख्श से कंप्लीट हुई। इन्होंने मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से फोटोलिथोग्राफी में डिप्लोमा प्राप्त किए। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से एक ये कहे जाते हैं। मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में इन्होंने क्रोमोलिथोग्राफी के व्याख्याता भी रहे थे। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा चुगताई को खान बहादुर की उपाधि मिली थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, खान बहादुर की उपाधि किस आर्टिस्ट को मिली थी? अब्दुल रहमान चुगताई को। अब्दुल रहमान चुगताई की प्रमुख पेंटिंग्स देखिए। ये जो पिक्चर देख रहे हैं बहुत फेमस पेंटिंग है, ग्लूमिंग राधिका। ग्लूमिंग राधिका पूछी जाती है, ग्लूमिंग राधिका किस कलर्स मीडियम में बनाई गई है? तो ये जो बनाई गई है वॉश एंड टेम्परा में। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, वॉश एंड टेम्परा में ग्लूमिंग राधिका। नेक्स्ट पेंटिंग है सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, राधा व कृष्ण, हरमन तोता। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये भी नोट्स में नोट डाउन कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूरोपीय यात्रा के दौरान अब्दुल रहमान चुगताई ने एचिंग अम्लांकन, ये ई हो जाएगा, ए नहीं होगा, ठीक है, एचिंग टेक्निक इन्होंने सीखा था, अम्लांकन पद्धति का गहन किए थे। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल स्कूल की वॉश पद्धति को अपनाकर अनेक छापा चित्र बनाए। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल स्कूल से वॉश टेक्निक के साथ सुलेखीय रेखा या छाया प्रकाश योजना का भी प्रयोग किए थे। रंग चयन तथा उनके मिश्रित प्रभाव बनाने में अब्दुल रहमान चुगताई की अद्भुत क्षमता रही थी। देखिए बेसिकली अब्दुल रहमान चुगताई जो कलर्स थे ना, ये बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे, सूक्ष्म रेखाओं का यूज़ करते थे। इवन इन्होंने कैलीग्राफी में भी काम किया है। कैलीग्राफी बेसिकली एक कर्सिव राइटिंग होती है। इनको कहा जाता है रंगों का सम्राट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काफ़ी बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को। अब्दुल रहमान चुगताई हिंदू पुराकथाओं के साथ ही मिर्ज़ा गालिब, इकबाल व उमर खयाम की कहानियों पर भी चित्रण किए। सॉरी, नेक्स्ट लाइन देखिए। अब्दुल रहमान चुगताई ने अपने लेखन कला से 3 पुस्तकों को प्रकाशित किए। मुरक्का-ए-चुगताई, नक्शा-ए-चुगताई, चुगताई की पेंटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील क्यों फेमस थे? 1926 में इन्होंने शारदा उकील नाम से एक कला संस्था का स्थापना किए थे दिल्ली में। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। इनकी ये वाली फेमस पेंटिंग थी घड़े के साथ महिला। घड़े के साथ महिला 1921 में बनाए थे। 1921 में कागज पर वॉश एंड टेम्परा एट द प्रेजेंट टाइम, नगमा, न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। 1888 ईस्वी में शारदा चरण उकील का जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ था। शारदा चरण उकील की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई। कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात शारदा चरण उकील दिल्ली चले गए तथा बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार उन्होंने दिल्ली में किया। 1926 में इन्होंने शारदा चरण उकील कला की स्थापना शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना किए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसके लिए फेमस रहते हैं। इन 3 ब्रदर्स ने शारदा, वारदा और रंदा उकील ब्रदर्स, उन्होंने मिलकर शारदा उकील की स्थापना की।
बाल्यकाल से ही आप भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित हैं। बुद्ध के जीवन पर आपने चित्र श्रृंखला तैयार की। शारदाचरण उकील चित्रशाला भी बौद्ध विहार जैसी प्रतीत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शारदाचरण उकील की कला को ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगल तथा ईरानी शैलियों की छापा है। शैलियों को भी इन्होंने छापा। नेक्स्ट लाइन देखिए। तुलिका के साथ साथ शारदाचरण उकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूपलेखा नाम पत्रिका प्रकाशन की है। और ये रूपलेखा प्रकाशन कहाँ से ये निकलती है? आईफैक्ट से। रूपलेखा की पत्रिका जो रही है वो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। शारदाचरण उकील के जो भाई थे वारदा उकील इस सोसाइटी के व्यवस्थापक और पत्रिका के संपादक बने थे। शारदाचरण उकील के प्रमुख चित्र हैं बुद्ध श्रृंखला, राधा कृष्ण, वंशीवादक गोपाल, ईद का चांद। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। इवन इन्होंने भारत में पहली बार किसका इन्वेंशन किए थे? एचिंग टेक्निक का। एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया? मुकुल चंद्र डे ने फर्स्ट टाइम इंडिया में एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किए थे। और किसके स्टूडेंट थे? अवनीनाथ टैगोर के। इनकी ये वाली बहुत फेमस पेंटिंग थी चंद्रग्रहण में गंगा स्नान। पेंटिंग देख लीजिए, चंद्रग्रहण में गंगा स्नान। प्रेजेंट टाइम नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कागज पर बनाए थे, कागज पर प्रिंट। मुकुल चंद्र डे का जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में बांग्लादेश में। मुकुल चंद्र डे की सृजन प्रतिभा महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर तथा कला गुरु अवनीनाथ टैगोर के सानिध्य में विकसित हुई थी। मुकुल चंद्र डे ने शांति निकेतन के अतिरिक्त जापान, अमेरिका तथा लंदन में भी कला का अध्ययन किए थे। अमेरिका प्रवास के दौरान मुकुल चंद्र डे ने छापा चित्रण की अम्लांकन टेक्निक, एचिंग टेक्निक से विशेष प्रभावित हुए और इन्होंने ड्राई पॉइंट में भी काम किया। ड्राई पॉइंट का इन्वेंशन हुआ है 1480 ईस्वी में पुस्तकालय के मालिक के द्वारा। एक ड्राई पॉइंट निडल होता है, लाइक डायमंड लगा होता है उस निडल में। ड्राई पॉइंट निडल से ड्राई पॉइंट प्रिंटिंग की जाती है। और ये किसका पार्ट है? तो इंटैग्लियो का। इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस होते हैं। 7 प्रोसेस: प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। देखिए यहाँ मैं ये इसलिए बता देती हूँ ना क्योंकि प्रिंट मेकिंग से अक्सर होता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो आपको पता रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये किसका है? इंटैग्लियो का। ठीक है, दैट मीन्स एचिंग और ड्राई पॉइंट ये दोनों इंटैग्लियो का ही प्रोसेस रहा था। मुकुल चंद्र डे ने शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट के भी सदस्य रहे थे। सदस्य कहाँ के रहे थे? शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट के सदस्य भी नियुक्त किए गए, चयनित किए गए। भारतीय कला परंपरा में अम्लांकन पूर्णतः नवीन विधा थी। मुकुल चंद्र डे ने इस दीक्षा में बहुत कार्य किया। 1944 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के प्राचार्य पद पर नियुक्त किए गए थे। 1927 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बंकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल, कोरोनेशन मेडल सम्मानित किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब मिला था? 1927 में इनको जुबली मेडल और कोरोनेशन मेडल मिला था। मुकुल चंद्र डे की एकल प्रदर्शनी, दैट मीन सोलो एग्जीबिशन, और इनकी ग्रुप एग्जीबिशन नागपुर, वाराणसी, कोलकाता, इंडियन सोसाइटी आदि में हुआ था। इंडियन सोसाइटी आर्ट्स आदि में हुआ। इवन इन्होंने फॉरेन में कहाँ कहाँ पे एग्जीबिशन लगाए थे? लंदन में, पेरिस में, हॉलैंड में, टोक्यो में, लिवरपूल में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मानिसी डे। मानिसी डे मुकुल चंद्र डे के भाई हैं। इवन इन्होंने भी अवनीनाथ टैगोर से ही एजुकेशन लिए। बेसिकली ये फेमस थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं।
1912 में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। मानेसी डे की कला शिक्षा शांति निकेतन में अवनीनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस के निर्देशन में कंप्लीट हुई थी। मानेसी डे मुंबई तथा बेंगलोर आवास के दौरान अपने टाटा रेलवे तथा कई कपड़ा मिलों के लिए अनेक सुंदर विज्ञापन रेडी करते थे, एडवर्टाइजमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इसीलिए बहुत फेमस भी रहते हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है इनका फेवरेट कलर कौन सा था, तो पिंक कलर याद रखना है, इनका फेवरेट कलर पिंक कलर था। विज्ञापन तथा डिजाइन के क्षेत्र में मानेसी डे ने नए प्रतिमा स्थापित किए हैं। मानेसी डे द्वारा बनाए गए पोस्टर देश में आदर्श माने जाते हैं, मतलब बहुत बेस्ट इनके एडवर्टाइजमेंट होते थे, पोस्टर्स वगैरह। मानेसी डे ने भारतीय नारी की विविध भाव भंगिमाओं एवं मुद्राओं का गहन अध्ययन किए थे। मानेसी डे भारतीय कुमारियों की एक चित्र श्रृंखला की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली भी। कुमारियों की मनः स्थितियों तथा मुद्राओं की सूक्ष्मता को बड़ी कुशलता से पकड़ा है इन्होंने। मानेसी डे के चित्र हैं फेमस पेंटिंग पूसा रिचर्ड इंस्टीट्यूट जाल, नौराजी, जे.एन. दानी, एफ.आर. मुरेज आदि व्यक्तिगत संग्रहों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट सुधीर रंजन खासगीर। अभी तक आपने जितने आर्टिस्ट पढ़े अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। सुधीर रंजन खासगीर वाज अ फेमस आर्टिस्ट एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोस, ठीक है। अभी तक जितने स्टूडेंट पढ़े सारे अवनीनाथ टैगोर के थे, बस मानेसी डे ने अवनीनाथ टैगोर इवन नंदलाल बोस से भी एजुकेशन लिए। और सुधीर रंजन खासगीर नंदलाल बोस के स्टूडेंट है। एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी इनके नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनका। सुधीर रंजन खासगीर की है डॉटर ऑफ सॉयल। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म हुआ था 1907 जब और वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई, उस टाइम ड्यूरेशन में। इनका डेट भी सेम रहा है, 1907 में पैदा हुए थे चटगांव बांग्लादेश में। सुधीर रंजन खासगीर ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन से। खासगीर ब्रह्म समाज एवं केशवरवाद के पक्षधार थे। सुधीर रंजन खासगीर ने भारतीय देवी देवताओं के संबंध में नंदलाल बोस से जाना। कला वैभव के मर्म अवनीनाथ टैगोर से समझा इन्होंने। सुधीर रंजन खासगीर ने सिंधिया स्कूल में, यहाँ पे टीचर रहते हैं सिंधिया स्कूल में, ग्वालियर में लगभग 4 ईयर तक टीचिंग कराए थे। 1955 में दून स्कूल देहरादून में भी इन्होंने कार्य किया। यहाँ पर खासगीर सीमेंट और प्लास्टर को अपने सृजन का माध्यम बनाए। कांच से ढलाई व प्रशिक्षण खासगीर ने इंग्लैंड से प्राप्त किए। 1956 ईस्वी में खासगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्राचार्य बने। कब बने थे? 1956 में। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 में। 1925 से लेकर 45 तक यहाँ पर टीचर रहे थे असित कुमार हल्दर 1925 से 45 तक। 1911 में जब स्थापना हुई थी, इस टाइम में कौन टीचर यहाँ थे? नथेलियन हर्ट, ठीक, नथेलियन हर्ट यहाँ पे टीचर थे। उसके बाद 1956 में सुधीर रंजन खासगीर लखनऊ कला विद्यालय में टीचर हो जाते हैं। इवन उसके एक साल बाद 1957 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है, पद्मश्री अवार्ड सुधीर रंजन खासगीर को। और सुधीर रंजन खासगीर एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनको पहली बार पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कांच से ढलाई के प्रशिक्षण खासगीर ने इंग्लैंड से प्राप्त किए थे। इन्होंने जो ब्रॉन्ज कास्टिंग का एजुकेशन लिए थे इंग्लैंड से। 1956 में सुधीर रंजन खासगीर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में प्राचार्य नियुक्त हो गए थे। 1961 में खासगीर ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य पद में सेवानिवृत्त रहे थे। खासगीर चित्रण, मूर्ति, लिनोकट, चारकोल, कैनवस, ऑयल पेंटिंग, पेंसिल स्केच आदि माध्यमों में इन्होंने काम किया है।
सुधीर रंजन खास्तगीर कला से विभिन्न मन स्थितियों के अगणित चित्र संग्रहित हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने खास्तगीर हिंदू वैद्य की पदवी दी थी। खास्तगीर को लोक जीवन का चित्रकार भी कहा जाता है। लोक जीवन का चित्रकार। आप चित्रों में वैन गॉग की भांति तुलिका घातों का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स लयात्मक विधि। जैसे ये वैन गॉग बहुत फेमस आर्टिस्ट है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं वैन गॉग। इवन वैन गॉग की पेंटिंग जो तुलिका घात स्ट्रोक्स होते थे, उनकी स्ट्रोक्स को कैप्चर किया इन्होंने। इनकी पेंटिंग्स में भी वैसा दिखाई देता है, गतिशील, दैट मीन्स मूवमेंटेबल। माँ शिशु बहुत फेमस है सुधीर रंजन खास्तगीर की, मदर एंड चाइल्ड। माँ शिशु, इन्होंने ये पेंटिंग बनाए थे। सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, सबसे बेस्ट पेंटिंग इनकी कही जाती है मदर एंड चाइल्ड। स्टार लगा लीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य चित्र है लाइक नग्न, लय, नित्यामत्ता, गुरुदेव बापू आदि। सुधीर रंजन खास्तगीर की कला में जीवन का यथार्थ मिलता है, जैसे वृद्ध माँ, नर्तकी, पूजा, यात्रा, तालाब से वापसी, तूफान में यात्रा, अधिक अन्न उपजाओ आदि। इनकी पेंटिंग्स को भी आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्तकी बालाएं, सांथाल स्त्रियां और पलाश के फूल बार बार आपके चित्र फलकों पर उभरे। खास्तगीर का अन्य विषय रहा था कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की मुखाकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइंस। सुधीर रंजन खास्तगीर 1957 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से अवार्ड विभूषित किए थे। ये अवार्ड मिला था पद्मश्री, पहली बार इन्हें मिला। ये रेस्ट पेंटिंग इनकी बहुत फेमस है सुधीर रंजन खास्तगीर की। सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्र म्यूनिसिपल म्यूजियम इलाहाबाद, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, चित्रकला परिषद बेंगलुरु में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे एग्जिबिट है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है कनु देसाई, बहुत फेमस रही है। जो नाचे मयूरी, याद आया कुछ, इन्हीं का है। चलिए इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1907 में इनका भी जन्म हुआ था गुजरात में। जिस टाइम ड्यूरेशन में अभी जो आपने आर्टिस्ट पढ़ा है सुधीर रंजन खास्तगीर और कनु देसाई, सेम टाइम ड्यूरेशन था जन्म का। कनु देसाई की कला शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी तथा इनके गुरु नंदलाल बोस थे। अध्ययन के उपरांत कनु देसाई गुजरात विद्यापीठ में कला के अध्यापक हो गए थे। कहाँ पर थे? गुजरात कला विद्यालय में कला के अध्यापक। बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं। कनु देसाई ने प्रायः परंपरावादी पेंटिंग्स रचना बनाए थे। कनु देसाई के चित्रों में रेखा का सौंदर्य देखते ही बनता है। ठीक है, कनु देसाई के चित्रों में रेखा का सौंदर्य देखते ही बनता है। कनु देसाई के सभी चित्रों में कोमल रंगों और रेखाओं का प्रभाव अधिक रहा था। प्रमुख चित्र है राधा कृष्ण, मीरा, उत्सव, त्योहार और श्रृंगार प्रसंगों से संबंधित चित्र अधिक बनाए। इंपॉर्टेंट लाइंस है। कनु देसाई संबंध चलचित्र जगत से भी है। कनु देसाई ने अपने उत्तम फिल्मों में से कला निर्देशन का कार्य किया। राम राज्य, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 स्टार हमने लगा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनु देसाई के चित्र प्रायः 3 प्रकार के थे, रेखा चित्र, रंग चित्र और छाया चित्र। लाइक कलर्स वाली पेंटिंग बनाते थे, स्केचिंग्स भी करते थे, इन्होंने छाया चित्र भी बनाए हैं, पेंटिंग। नेक्स्ट लाइन है, रंग चित्रों में कनु देसाई ने जल रंग माध्यम का प्रयोग किए। रेखा चित्र और छाया चित्रों में कनु देसाई ने काली स्याही का यूज किए थे, ब्लैक इंक का। कनु देसाई के सुंदर चित्रों में राधा कृष्ण, भारत माता और वट सावित्री तथा अर्चना आदि प्रमुख है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है आर्टिस्ट समरेंद्र नाथ गुप्त। 1887 ईस्वी में समरेंद्र नाथ गुप्त का जन्म कोलकाता में हुआ था। समरेंद्र नाथ गुप्त
जो पहले लाहौर कला विद्यालय के प्रथम भारतीय कहे जाते हैं, टीचर। समरेंद्रनाथ गुप्त, इन्होंने अपनी कला शिक्षा कोलकाता कला विद्यालय से, और इनके कला गुरु कौन थे? अवनीनाथ टैगोर थे। समरेंद्रनाथ गुप्त को मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लाहौर कला जो टाइम था वो 1875 का टाइम ड्यूरेशन रहा था। 1914 ईस्वी में आप असित कुमार हल्दर के साथ जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां, भित्ति चित्र रेडी किए थे। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन। बंगाल स्कूल एवं प्रयोग धर्मी प्रवृत्ति के कलाकार नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की फेमस पेंटिंग है यम और सावित्री, 1913 में बनाया था, 1913 में। आर्टिस्ट नंदलाल बोस, इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में, खड़गपुर बिहार में हुआ था। नंदलाल बोस अवनीनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य माने जाते हैं। परंपरा के प्रमुख साधक थे। आरंभिक शिक्षा इन्होंने अपने ग्राम से ही ली थी, मतलब इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन वहीं गांव से लिए थे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं बंगाल में, अवनीनाथ टैगोर की स्टूडेंट हैं। नंदलाल बोस के व्यक्तित्व में कलाकार और तपस्वी का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है। नंदलाल बोस के व्यक्तित्व पर अवनीनाथ ठाकुर का, श्री राम कृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव भी पड़ा था। नंदलाल बोस की कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से कंप्लीट हुई थी, कोलकाता से। अध्ययन में नंदलाल बोस ने अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तथा कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के लिए रेखांकन बनाए। नंदलाल बोस को 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से प्रथम प्रदर्शनी मिला था, 500 रुपीज का अवार्ड। कब मिला? 1908 में। 1907 में स्थापना हुई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, उसके एक साल बाद इनको ये अवार्ड मिला था, 500 रुपीज का पुरस्कार। 1909 to 10, 1909 से 10 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां रेडी किए थे। 1919 ईस्वी में नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्य किया। 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस ने असित कुमार हल्दर के साथ बाघ गुफा की प्रतिलिपियां रेडी की हैं। 1922 ईस्वी में, इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में कला भवन के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, जहां पर नंदलाल बोस ने 1951 ईस्वी में अपनी सेवाएं प्रदान किए थे। 1937 to 38 में फैजपुर हरिपुरा अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों को अलंकृत किए। कब किए? 1937 to 38 के टाइम ड्यूरेशन में। किस टेक्निक में किए थे ये भी याद रखना है आपको कि टेम्परा टेक्निक में किए थे, और ग्रामीण जीवन को रिप्रेजेंट किया जाता है। 1939 ईस्वी में नंदलाल बोस ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए। 1954 में भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। देखिए, ये जो पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 1951 में, पहली बार किसे मिला? जिस तरह से सुधीर रंजन खास्तगीर को पद्मश्री फर्स्ट अवार्ड मिला था 1956 में, उसी तरह 1957 में मिला था ना सुधीर रंजन खास्तगीर को पद्मश्री। उसी तरह नंदलाल बोस को 1954 में भारत सरकार ने पहली बार पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए थे, फर्स्ट टाइम इन्हें मिला था। नेक्स्ट लाइन है, नंदलाल बोस ने प्रारंभ में वॉश पेंटिंग पद्धति, ऐतिहासिक, पौराणिक व आख्यानों पर आधारित चित्र रेडी किए। सती का देह त्याग, शिव का विस्पान, भीष्म, एकलव्य बहुत फेमस पेंटिंग है, कृष्णा और अर्जुन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, नोट डाउन कर लीजिए। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क से आपको एक नवीन अनुभूति व दिशा मिली थी।
नंदलाल बोस ने भारतीयता के साथ विभिन्न देशों की विविध कला धाराओं का अन्वेषण विश्लेषण किया। लोक कला की विविध शैलियों को भी आत्मसात किए थे। नंदलाल बोस चित्र में जीवन की गति रेखा को मानते थे, जो कलाकृति को एकता, पूर्णता व चारित्रिक विशेषता प्रदान करती है। नंदलाल बोस ने टेम्परा, टच पद्धति और भित्ति चित्रण की विभिन्न टेक्निक का भी प्रयोग कार्य किए थे। इस टेक्निक में 1916 में नंदलाल बोस ने अराई कैंपो नामक जापानीज चित्रकारों से जापानीज शाही पेंटिंग टेक्निक सीखी थी। किससे? अराई कैंपो से। 1916 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। नंदलाल बोस ने अपने शिष्य राम मनोहर, इनके स्टूडेंट थे राम मनोहर, के साथ मिलकर भारतीय संविधान की पांडुलिपि रेडी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ना कि भारतीय संविधान की पांडुलिपि किसने रेडी की? नंदलाल बोस ने। और किसके साथ रेडी किए थे? अपने स्टूडेंट राम मनोहर के साथ। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है पार्थसारथी। पार्थसारथी बहुत फेमस पेंटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इवन आई हुई भी है एग्जाम में कि पार्थसारथी किसकी है? नंदलाल बोस की। वॉश टेक्निक जल रंग वाटर कलर में इन्होंने रेडी किया है। नंदलाल बोस ने माइकल एंजिलो और रफेल के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। दैट मीन्स इन्होंने ओल्ड मास्टर कॉपी आर्ट भी किया। लाइक बीएफए सेकेंड ईयर में ये कराया, नहीं बीएफए थर्ड ईयर में, हमारी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में कराया गया था। माइकल एंजिलो मतलब किसी भी आर्टिस्ट के वर्क को कॉपी करना। लाइक इन्होंने, नंदलाल बोस ने इन दोनों आर्टिस्ट की पेंटिंग के कॉपी किए थे। नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध काव्य गीतांजलि का भी चित्र रेडी किए थे। गीतांजलि पर जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा पर पेंटिंग रेडी किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर, उसी तरह इनकी गीतांजलि जो पुस्तक ग्रंथ रही थी उस पर पेंटिंग रेडी किए थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकों में रूपावली, शिल्पकला, शिल्प चर्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टार लगा दो कम है, बस आप ये अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन देखिए। नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना, जिसमें कलाकार जीविकोपार्जन कर सके। 1966 ईस्वी में मृत्यु प्रयत्न नंदलाल बोस कला सृजन कर रहे थे। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन, बड़ौदा, कीर्ति स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीर्ति स्तंभ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने। इस भित्ति चित्रों पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। नंदलाल बोस ने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 में नमक आंदोलन में भी भाग लिया। ये दोनों पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली हेड ऑफ शिवा और ये वाली पेंटिंग है मदर फीडिंग हर बेबी। दोनों पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन पेंटिंग देख के आप पहचान ही गए होंगे कौन कौन सी पेंटिंग है। उपाधि और पुरस्कार कौन कौन सा इनको मिला है? नंदलाल बोस को 1950 ईस्वी में इनको बीएचयू से अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला? डीलिट की उपाधि। बीएचयू से डीलिट की उपाधि 1950 ईस्वी में नंदलाल बोस को मिली। 1952 ईस्वी में विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से देशिकोत्तम अवार्ड मिला था 2 साल बाद, जब 1950 में इनको डिलीट मिली बीएचयू से। देन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से 1952 में देशिकोत्तर अवार्ड मिला। 1963 में रविन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता से भी इनको डीलिट उपाधि मिली थी। 2 डीलिट की उपाधि मिली है, एक तो बीएचयू से मिली 1950 में, दूसरी 1963 में रविन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता से मिली है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा 1965 में रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय विश्वविद्यालय शताब्दी पदक से सम्मानित किया इनको। प्रमुख चित्र है सती, गंधारी,
भीष्म प्रतिमा, नौका विहार, कृष्ण व अर्जुन, वर्षा से धुला कोणार्क, तूफानी रात, महिषासुर मर्दिनी, शतरंज खेलने, कौरव पांडव आदि। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है यामिनी रॉय। यामिनी रॉय, ये जैमिनी रॉय, इंग्लिश में इनको जैमिनी रॉय भी कहते हैं ना। काफी फेमस थे, बेसिकली टेम्परा टेक्निक के लिए फेमस है और फोक आर्ट के लिए, लोक कला में काम करते हैं। यामिनी रॉय का जन्म 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल बांकुरा क्षेत्र बेलियातोड़ गांव में हुआ था। यामिनी रॉय जन्मतः ही लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित थे। जैमिनी रॉय शिक्षा लिए थे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से। जैमिनी रॉय ने एकेडमी पद्धति, शास्त्रीय पद्धति तथा तैल चित्रण में भी काम किए। जैमिनी रंजन रॉय ने कला में यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति तथा तैल चित्रण में भी कार्य किया। साथ ही अनावृत्ताओं व रेखाओं, रंग, प्रभावशाली दृश्यांकन कार्य किए थे। अध्ययनोपरांत यामिनी रॉय व्यावसायिक चित्रकार के रूप में भी लिथोग्राफी के छापे खाने में कार्य किए। यामिनी रॉय व्यक्ति चित्रण में इतने कुशल थे कि कोलकाता में वे एक उत्तम सभ्यकार के रूप में विख्यात हो गए। यामिनी रंजन रॉय इनका फुल नेम था। इन्होंने अपना अवनींद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने के कुछ समय बंगाल शैली में भी चित्रण कार्य किए। इसके पश्चात यामिनी रॉय कालीघाट के पटचित्र शैली के प्रभाव पड़ा था इनकी पेंटिंग पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जाने जाते हैं, बहुत फेमस है। कालीघाट शैली से सपाट भूरे अथवा स्लेटी धरातलों पर कागज की गहराई तथा सशक्त रेखाओं द्वारा चित्रित किया जाता है। सांथाल स्त्रियां बहुत फेमस है। सांथाल स्त्रियों के लिए ज्यादा काम किसने किया? सांथाल स्त्रियां ये यामिनी रॉय की है। अगर सांथाल महिला पूछा जाए, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ 3 क्वेश्चन। सांथाल महिला, सांथाल स्त्रियों की पेंटिंग ज्यादा बनाए थे यामिनी रॉय। और सांथाल महिला के लिए फेमस है नंदलाल बोस। और सांथाल फैमिली जो बहुत फेमस स्कल्पचर थी, 1938 में बनाया गया था रामकिंकर बैच के द्वारा। मदर एंड चाइल्ड, माँ शिशु यामिनी रॉय की प्रमुख कृति है। यामिनी रंजन रॉय कालीघाट पटचित्रों की शैली के बाद बंगाल की लोक कला के अन्य क्षेत्रों में बांकुरा तथा हुगली से प्रेरणा लेना आरंभ किए थे। यामिनी रंजन रॉय लोक कला की रंग योजना में कुछ नए रंगों को बढ़ाकर इन्हें भी समृद्ध कर दिया। यामिनी रंजन रॉय ने लोक कला की परंपराओं से प्रेरित होकर एक विशिष्ट शैली का विकास किया, जिसमें कुंडलित चित्र लाइक स्क्रॉल पेंटिंग टाइप, कालीघाट के चित्र और पूजा की मूर्तियां, खिलौने, गुड़िया आदि ताजगी जूता मतलब श्रीजूता और शक्ति के कलात्मक गुणों के साथ कांथा स्टिचिंग और अल्पना कला के गुणों को भी संश्लेषित किए थे। इस अवधि में यामिनी रॉय ने रामायण और कृष्ण लीला का भी चित्रण किया। यामिनी रॉय के चित्रों में एक चश्म चेहरे कितने दिखाई देते? एक चश्म चेहरे, एक ही रंगों में भाव और नाक का अंकन, लाल पृष्ठिका तथा चमकदार शुद्ध रंगों का विशेषताओं का यूज किए थे, विश्लेषण किए थे, कैरेक्टरिस्टिक है ये, इस तरह का काम किए थे। यामिनी रंजन रॉय की कला 18वीं शताब्दी से 19वीं शती में चित्रित पांडुलिपियों में आवरण चित्रों की शैली का भी प्रभाव था। यामिनी रंजन रॉय को उड़ीसा के पटचित्रों की छोटे छोटे क्षेत्रों की संयोजन पद्धति में भी प्रभावित किए। यामिनी रंजन रॉय ईसा के जीवन पर आधारित इन्होंने काफी पेंटिंग्स बनाई थी, काफी पेंटिंग्स इन्होंने बनाए हैं। यामिनी रंजन रॉय
धरातलीय व्यंग्य टेक्सचर जो होता था, टेक्सचर का यूज करते थे अपनी पेंटिंग में। यामिनी रॉय ने कागज, गत्ता, कपड़ा, बर्तनों पर भी पेंटिंग्स की हैं। यामिनी रॉय वाटर कलर, जल रंग, क्रेयॉन, टेम्परा, इनमें भी काम किए थे। भारत विभाजन के पश्चात यामिनी रॉय दिल्ली आए, जहां शिल्पी चक्र गुरु के सूत्रधार मतलब सूत्रपात बने। ये दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र जो 1949 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसके फाउंडर थे बीसी सान्याल। बीसी सान्याल जन्मदाता थे दिल्ली शिल्पी चक्र के। इवन यामिनी रंजन रॉय भी यहाँ पे एज ए मेंबर मतलब मेंबर बन गए थे उस ग्रुप के। यामिनी रॉय 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए। यामिनी राय के प्रमुख चित्र हैं मदर एंड चाइल्ड, सीता की अग्नि परीक्षा, कृष्ण एंड यशोदा, लेडी इन पिंक साड़ी, दी वीमेन, डांसिंग गोपी, ब्राइड एंड टू कैंपेनियंस, क्वीन ऑन हर्स हॉर्स, रावण सीता जटायु, टू कैट्स होल्डिंग ए large one, two cats holding at large prawns, cat and लॉक्टस बहुत फेमस है इनकी, कैट एंड लॉक्टस। ये जितनी पेंटिंग्स है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो फाइनली आज के क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अगर आपने लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।